हेलो माय डियर क्लास 9th लर्नर्स, कैसे हैं आप सब? आई एम वेरी होपफुल दैट यू आर एंजॉइंग लर्निंग विथ मी. In today's class, we will be continuing the remaining cell organelles. In the last class, we have already seen some of the cell organelles which are given in the NCERT. Like we have started to study with nucleus. सबसे पहले हमने शुरुआत की न्यूक्लियस पढ़ के, उसके बाद में हमने पढ़ा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, then we have studied lysosomes, then we are now going to study mitochondria today. So let's start with mitochondria and all the remaining cell organelles will be completed in today's class itself. इस क्लास के बाद में बच्चों हमारा सेल चैप्टर में से मतलब द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर में से सिर्फ एक टॉपिक बचता है माइटोसिस मियोसिस यानी कि सेल डिवीजन, जिसको मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में कवर अप करवाने वाली हूँ. क्लास 9th में सेल डिवीजन बहुत इलैबोरेटिवली नहीं दिया हुआ होता है, लेकिन सेल डिवीजन क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है हम उसे थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे. ओके, तो चालू करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया से. माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ने से पहले मैं हमेशा डायग्राम दिखाना प्रेफर करती हूँ. तो यहाँ पर ये डायग्राम देखिए, यह है आपके माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम. इट इज appearing to be like a sausage shaped something. सॉसेज के जैसा कुछ नजर आ रहा है जिसमें कि हम हमारा कुछ लिक्विफाइड फूड आइटम रख दें, ऐसा कुछ नजर आ रहा है मुझे. बाउल या सॉसेज शेप का दिख रहा है ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मुझे क्या क्या नजर आ रहा है. तो एक सेल ऑर्गेनल दिख रहा है जो कि डबल मेम्ब्रेन बाउंड दिख रहा है. कैसे मालूम पड़ा? इसके पास में तो एक आउटर मेम्ब्रेन है और इसके पास में एक इनर मेम्ब्रेन है. ठीक है, ये आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में मुझे यहाँ पर स्पेस भी नजर आ रही है. ये रही वो स्पेस, तो इसे मैं एक कंपार्टमेंटल स्पेस बोल सकती हूँ. ठीक है, आउटर कंपार्टमेंट स्पेस बोल सकती हूँ. अच्छा, इस इनर मेम्ब्रेन के अंदर की साइड में भी मुझे स्पेस नजर आ रही है. इस इनर मेम्ब्रेन के इनसाइड वाली स्पेस को मैं इनर कंपार्टमेंटल स्पेस बोल सकती हूँ, लेकिन ज्यादा बेहतर टर्म होता है इसके लिए, हम जनरली इसे जानते हैं मैट्रिक्स नाम से. ठीक है, तो क्या क्या हमने अभी देखा? माइटोकॉन्ड्रिया के पास में एक आउटर मेम्ब्रेन होती है, एक इनर मेम्ब्रेन होती है. आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस होती है जिसे हम लोग आउटर कंपार्टमेंट स्पेस बोलते हैं. इनर मेम्ब्रेन के भीतर भी एक स्पेस होती है जिसे हम इनर कंपार्टमेंटल स्पेस बोलते हैं, लेकिन हम उसे मैट्रिक्स नाम से कॉमनली जानते हैं. अच्छा, अब इसके अलावा और क्या दिख रहा है? इसके अलावा मुझे दिख रहा है मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट है डीएनए. ये देखो, मैट्रिक्स में प्रेजेंट है डीएनए. लेकिन बच्चों हम तो ये जानते हैं कि डीएनए न्यूक्लियस में पाया जाता है. ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या कर रहा है? एक सेल के पास में बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स हो सकते हैं. न्यूक्लियस में जनरली हम डीएनए देखते हैं, लेकिन अगर डीएनए जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी प्रेजेंट हो तो ये तो बड़ी आश्चर्य की बात लग रही है, राइट? इट इज अपीयरिंग टू बी वेरी डिफरेंट, पर इसमें कुछ आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए, बिकॉज हमारे पास में कुछ सेल ऑर्गेनल्स ऐसे होते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स के पास में जिनके पास में अपने खुद के डीएनए प्रेजेंट होते हैं, अपने खुद के प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मैसेजेस होते हैं इनसाइड द डीएनए. मतलब डीएनए के पास इंफॉर्मेशन होती है. क्या चीज की इंफॉर्मेशन होती है डीएनए के पास में? डीएनए के पास में इंफॉर्मेशन होती है प्रोटीन बनाने के लिए, अमीनो एसिड्स एनकोड करने के लिए. तो जिन जिन सेल ऑर्गेनल्स के पास में अपना खुद का डीएनए प्रेजेंट है वो अपने खुद के प्रोटीन्स बना सकते हैं. ठीक है, थोड़ा सा दे ट्राइंग टू बी इंडिपेंडेंट. मुझे न्यूक्लियस से की फर्क पैदा वाली सिचुएशन यहाँ पर लगती है कि माइटोकॉन्ड्रिया बोलता है सुन, आई एम सेल्फ डिपेंडेंट. ठीक है, बट ऑफ कोर्स नॉट कंप्लीटली, इट विल बी इनकम्प्लीटली, क्योंकि न्यूक्लियस के ऊपर भी ये डिपेंडेंसी शो करते हैं. इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया के जैसे सेल ऑर्गेनल को हम लोग कई बार बोलते हैं सेमी ऑटोनॉमस. सेमी का मतलब होता है हाफ, ऑटोनॉमस का मतलब अपने आप काम करने वाला. तो ये अपना डिवीजन भी खुद ही कर लेता है. माइटोकॉन्ड्रिया जैसे सेल ऑर्गेनल डिवाइड भी करते हैं बच्चों. जैसे कि मान लो कि एक सेल है, तो उस सेल में तुमको दिखा कि यार आज मैंने सेल को स्टडी किया माइक्रोस्कोप के अंदर. मान लेते हैं कि ये सेल जो हमारे नेफ्रॉन का सेल है,
मैंने ये चेक किया कि यहाँ पर तो माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर जो है मुझे एक ही दिखा था मैम, लेकिन जब मैंने इसे कल ऑब्जर्व किया तब मुझे लगा कि माइटोकॉन्ड्रिया 2 हो गए हैं। क्या ये पॉसिबल है कि कोई सेल ऑर्गेनल अंदर अंदर सेल के डिवाइड कर सके, रेप्लिकेट कर सके? यस, इट इज पॉसिबल विथ few cell organelles like mitochondria and chloroplast which are able to self replicate themselves inside any living cell. ठीक है, तो mitochondria since they have their own DNA, they have the ability to divide or replicate and make copies of themselves. Okay, so hopefully ये वाली बात सबको समझ में आई है। तो यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर में हमें दिखा डीएनए भी, इसके अलावा हमें कुछ है ग्रैन्यूल्स दिख रहे हैं। ठीक है, ये ग्रैन्यूल्स भी प्रेजेंट है माइटोकॉन्ड्रिया में, जिनका फंक्शन आप लोगों को ज़्यादा बेहतर तब समझ में आता जब आप सेल्यूलर रेस्पिरेशन पढ़ेंगे क्लास 10th में जाके, या क्लास 11th में भी आता है। ठीक है, तो ये हमारे ग्रैन्यूल्स भी प्रेजेंट है, इतना है देखने। अच्छा, इनर मेम्ब्रेनस फोल्ड जो है, जैसे कि मान लो ये आउटर मेम्ब्रेन है, तो ये तो कोई फोल्डेड नहीं है, लेकिन जो इनर मेम्ब्रेन है ये ऐसे प्रेजेंट नहीं है ना। इनर मेम्ब्रेन जो है ये ऐसे फोल्डेड प्रेजेंट है, इस तरीके से, है ना। तो ये जो फोल्ड्स प्रेजेंट है ना बच्चों, इन फोल्ड्स को हम लोग बोलते हैं क्रिस्टे। ठीक है, क्या बोलते हैं? इनर मेम्ब्रेन के जो भी फोल्ड्स प्रेजेंट हैं, इन फोल्ड्स को हम लोग बोलते हैं क्रिस्टे। ठीक है, सो क्रिस्टे आर फोल्ड्स ऑफ विच मेम्ब्रेन, ऐसे भी पूछ सकते हैं, तो हमें बोलना है इनर मेम्ब्रेनस फोल्ड्स, आउटर नहीं इनर। अच्छा, अब आप लोगों को याद हो गए, तो हम लोगों ने जब बैक्टीरिया या प्रोकैरियोट के बारे में समझा था तो मैंने कहा था प्रोकैरियोटिक राइबोसोम यूकैरियोटिक राइबोसोम से डिफरेंट होता है। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम प्रिमिटिव टाइप का होता है, यूकैरियोटिक राइबोसोम थोड़ा सा एडवांस टाइप का होता है। अब आश्चर्य की बात यहाँ चालू होती है कि हमारे पास में हमारे यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, उस माइटोकॉन्ड्रिया के पास में प्रिमिटिव टाइप का 70S राइबोसोम प्रेजेंट है, जो कि बैक्टीरिया में होता है। मतलब बैक्टीरिया के पास में जो राइबोसोम है, जो प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी है, वैसी प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के पास में प्रेजेंट है, ओल्ड टाइप की, जिसका ये माना जाता है कई बार, या हम ऐसा डिपिक्ट कर पाते हैं इस बात से कि माइटोकॉन्ड्रिया बैक्टीरिया से ही इवॉल्व हुए हैं। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि कभी किसी यूकैरियोटिक सेल घूम रहा हो और उसे दिखा एक बैक्टीरिया और उसने उसे खा लिया। ठीक है, तब यूकैरियोटिक सेल के अंदर आ गया बैक्टीरिया, लेकिन वो यूकैरियोटिक सेल बैक्टीरिया को तोड़ नहीं पाया। तो बैक्टीरिया ने बोला कि यूकैरियोटिक सेल ने मुझे खा तो लिया है, मैं इसके अंदर आ गया हूं, अब ये मुझे तोड़ तो पा नहीं रहा है, अब मैं क्या करूं, चलो मैं इसी का पार्ट बन के रह जाता हूं। और शायद से ऐसे एक बैक्टीरिया यूकैरियोटिक सेल में आया होगा जिसने इवॉल्व करके माइटोकॉन्ड्रिया को बनाया। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम देख के भी ऐसे ही लगता है कि अरे ये तो बैक्टीरिया ऐसे लग रहा है ना। और बैक्टीरिया के जैसे कैरेक्टर्स भी हैं इसके पास में। क्या कैरेक्टर है? बैक्टीरिया जैसा 70S राइबोसोम, जो कि प्रोकैरियोट या बैक्टीरियाज के पास में होता है। बैक्टीरियाज के जैसे अपना खुद का डीएनए भी ये कैरी करते हैं, वो भी कोई एनवलप में नहीं है। ठीक है, तो बैक्टीरिया के जैसे रेप्लिकेशन पावर भी ये होल्ड करते हैं। रेप्लिकेशन पावर मतलब डिवाइड करने की टेंडेंसी, फिजन से, बाइनरी फिजन से। एक माइटोकॉन्ड्रिया भी ऐसे सेंटर में ऐसे क्लीवेज डेवलप करके 1 से 2 माइटोकॉन्ड्रिया बन सकता है। एक माइटोकॉन्ड्रिया से 2 माइटोकॉन्ड्रिया फिजन से बन सकते हैं, डिवाइड करके बन सकते हैं। सो दिस इज हाउ दे रिजेंबल very much to the prokaryotes or bacteria. They are very similar in appearance to the prokaryotes or the bacteria. ठीक है, so this is what we can see from the diagram itself of mitochondria. अगर आप लोगों को ये डायग्राम समझ में आ गया है तो मैं इसके बारे में लिखवाती हूँ। माइटोकॉन्ड्रिया it consists of क्या क्या कंसिस्ट करता है? आउटर मेम्ब्रेन, इसके बाद में आती है इनर मेम्ब्रेन,
ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में भी इनके पास में कुछ प्रेजेंट होता है, और वो क्या है, वो है इनके फोल्ड्स। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देते हैं, सॉरी, इनके बीच की स्पेस, तो उसे हम बोलते हैं आउटर कंपार्टमेंटल स्पेस। फिर इनर मेम्ब्रेन के पास में फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं, जिन फोल्ड्स को हम लोग बोलते हैं क्रिस्टे, फोल्ड्स, फोल्डिंग्स ऑफ इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, क्रिस्टे इज अ टर्म यूटिलाइज्ड फॉर फोल्डिंग्स ऑफ इनर मेम्ब्रेन। ओके, चलो ये समझ आया सभी को। ठीक है, अब क्या इसके अंदर की तरफ होता है मैट्रिक्स। ठीक है, इनर कंपार्टमेंट मेंटल स्पेस और मैट्रिक्स। ठीक है बच्चों, मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है, मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट होता है DNA, 70S राइबोसोम्स, जो कि किसके जैसे हैं, प्रोकैरियोट जैसे हैं, और इसके अलावा कुछ एक ग्रैन्यूल्स। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या क्या स्ट्रक्चरल चीज़ें प्रेजेंट है माइटोकॉन्ड्रिया में, हमने ये समझी है ना। अब इसको हम क्विकली कुछ चीज़ों को अपन दूसरे कलर में हाईलाइट कर लेते हैं, जिससे अपने देखना है। एक तो हो गया हमारा दोनों के बीच की स्पेस को हम लोग बोलते हैं आउटर कंपार्टमेंटल स्पेस, दोनों के बीच की स्पेस को बोलते हैं आउटर कंपार्टमेंटल, इनर मेम्ब्रेन के अंदर वाली को बोलते हैं मैट्रिक्स। ठीक है, ये पूरा स्ट्रक्चरल एनालिसिस हुआ हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। इट कंसिस्ट ऑफ ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, नाउ माइटोकॉन्ड्रिया विल बी कॉल्ड एज व्हाट, इसका मेन फंक्शन क्या होता है, ये सब बातें समझते हैं। सो माइटोकॉन्ड्रिया इज known as powerhouse of the cell, powerhouse of the cell। ठीक है, तो जैसे कि हमने खाना खाया, ग्लूकोज खाया न्यूट्रिशन से, न्यूट्रिशन में जो भी ग्लूकोज आपने खाया है वो ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करना है हमें, मान लो, तो हमारे सेल्स के लेवल पे जाके एरोबिक रेस्पिरेशन नाम की एक प्रोसेस होती है, जिसमें कि ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके एनर्जी बनती है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल लेट अस इमेजिन कि हमने ग्लूकोज खाया, तो ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके बच्चों बनता है कंपाउंड, उसको बोलते हैं पायरूवेट। ये हम क्लास 10th के लाइफ प्रोसेस में पढ़ते हैं। पायरूवेट को ब्रेक डाउन करके मिलता है हमें एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP, 36 ATP बनते हैं हमारे पास। ठीक है बच्चों, अब मान लो कि एक सेल है, ठीक है, तो सेल के अंदर यहां से लेके यहां तक की जो प्रोसेस हो रही है ना, ये प्रोसेस होती है साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल में, और यहां से लेके यहां तक की जो प्रोसेस है, मतलब कि पायरूवेट जो है उसकी एंट्री होती है फिर, और ATP बनता है बच्चों, ये वाली प्रोसेस होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, तो देयरफॉर हम ऐसा बोलते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनर्जी प्रोडक्शन इन द फॉर्म ऑफ ATP, and mitochondria is a cell organelle which will be yielding ATP for us. Okay, therefore mitochondria is called as the powerhouse of the cell, and mitochondria जो है ये aerobic respiration में importance play करता है। ठीक है, तो पायरूवेट का ब्रेकडाउन जो हो रहा है ना, it is going to take place in the presence of oxygen। ठीक है, therefore this particular thing we will be calling it as aerobic respiration। एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का योगदान है। माइटोकॉन्ड्रिया देयरफॉर इज कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ द सेल सिंस इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसाइजिंग ATP फॉर अस। ठीक है, दिस इज द होल सोल मेजर फंक्शन ऑफ योर माइटोकॉन्ड्रिया। होल सोल मेजर फंक्शन ऑफ योर माइटोकॉन्ड्रिया इज टू सिंथेसाइज एनर्जी। ओके, अगर मैं आपसे ये पूछते हूँ कि इसके अलावा हमने माइटोकॉन्ड्रिया के और क्या क्या कैरेक्टर्स समझे, तो हम यहाँ पे बोलेंगे माइटोकॉन्ड्रिया
is double membrane bound cell organelle. And it contains its own DNA and is able to self-replicate itself, self-replicate by fission. ठीक है, फिजन से ये सेल्फ रेप्लिकेट कर सकता है, मेक कॉपीज ऑफ इटसेल्फ फ्रॉम 1 माइटोकॉन्ड्रिया टू 2 to 4, like that it can self replicate itself. Also it contains 70S type of ribosome which is prokaryotic type of ribosome. यहाँ हम लिखते हैं सिर्फ it contains 70S type of ribosome which helps mitochondria in synthesizing their own proteins. ठीक है, ये दोनों कैरेक्टर्स जो हमने बाद में लिखे हैं ना, ये दोनों कैरेक्टर्स के कारण से हम बोल सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रियाज जो है वो प्रोकैरियोट के जैसे हैं. ये दोनों कैरेक्टर्स जो हैं ये इनको प्रोकैरियोट लाइक बनाते हैं. ठीक है, हेंस इट कैन बी सेड that mitochondrias is derived from prokaryote like bacteria. बैक्टीरिया के जैसे प्रोकैरियोट से ही माइटोकॉन्ड्रिया जो है इवॉल्व हुआ है या डिराइव हुआ है. इतनी सारी बात हो गई, ये बस इतना हम समझते हैं. अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात अगर मैं आपसे पूछती हूँ बच्चों, मान लो कि एक सेल जो है उसके पास में अपन 2 सेल बनाते हैं. ठीक है, एक सेल मैंने ऐसा बनाया जिस सेल के पास में बहुत ही सारे माइटोकॉन्ड्रियाज प्रेजेंट है. ठीक है, बहुत ही सारे माइटोकॉन्ड्रियाज प्रेजेंट हैं. जैसे कि माना ये, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है इसके पास में. ओके, ऐसे एक माइटोकॉन्ड्रिया और है, ऐसे न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया. अपन डायग्राम में तो सेल को ऐसे ही बना रहे हैं, लेकिन मान लो कि इस सेल के पास में 30-40 माइटोकॉन्ड्रियाज हैं. ठीक है, एक सेल ऐसा बनाया मैंने और एक सेल मैंने ऐसा बनाया जिसके पास में कम अमाउंट में ही माइटोकॉन्ड्रियाज प्रेजेंट है. जैसे कि एक ही माइटोकॉन्ड्रिया. ठीक है, ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है. तो अब आप लोगों को मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि ए सेल और बी सेल में से कौन सा सेल जो है वो एक्टिव होगा, ज़्यादा फंक्शनिंग में ज़्यादा काम कर रहा होगा, ज़्यादा मेहनत का काम करने में केपेबल होगा. ठीक है, सो यू नीड टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन वेदर ए और बी विल बी मोर एक्टिव इन नेचर. ठीक है, चलो, तो ये हमारा हुआ ओवर एंड आउट, कंप्लीट. नेक्स्ट इज गोइंग टू बी प्लास्टिड्स. प्लास्टिड्स क्या होते हैं और प्लास्टिड्स किस में पाए जाते हैं? तो पहली बात तो प्लास्टिड्स आर द सेल ऑर्गेनल्स seen only in the plant cells. They are not found in the animal cells. They are present only in the plant cells. ठीक है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया was called as the powerhouse of the cell, जैसे कि लाइसोसोम was called as the suicidal bag of the cell, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम was said to be protein synthesizing majorly in nature as an RER.
lipid synthesizing majorly as an SER. वैसे plastids must also have some particular name according to their function which they perform. Plastids are called as the kitchen of the cell. Kitchen of the cell. Now which cell they are talking about? Since we all know that there is only one particular type of cell, I think this is again going wrong, right? Is it visible, guys? Okay. Rather we will be working with the black slides only, क्योंकि ये थोड़ा सा ब्लर हो रहा है मुझे ऐसा दिखा. So यहाँ पे मैं लिख देती हूँ आप लोगों के लिए plastids. तो plastids के बारे में बता रही हूँ. तो plastids जो है इन्हें हम क्या बोल रहे हैं? We are saying plastids as kitchen of the cell. ठीक है. तो एक किचन है सेल के. किचन है मतलब कि खाना बनाने में हेल्प करेंगे ऑब्वियसली. ठीक है. तो किचन कौन के पास हो सकता है? ओनली दोज ऑर्गेनिजम्स विच आर कॉल्ड एज ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स विच प्रिपेयर और सिंथेसाइज द फूड इनसाइड देयर ओन बॉडी. दैट विल बी plants. ठीक है. So plants will be having the presence, plants will be showing the presence of plastids. Plants will be showing the presence of plastids and they will be helping them in photosynthesizing. ठीक है. So helps in, or we can say responsible for photosynthesis. ठीक है. Okay. So they are responsible for photosynthesis. Now plastids के सब टाइप्स हो सकते हैं बहुत सारे. ठीक है. तो plastids के क्या क्या सब टाइप्स हो सकते हैं ये देखते हैं हम लोग. plastids के बहुत सारे सब टाइप्स हो सकते हैं. वो जिससे बनता है प्लास्टिड जनरली उसको हम लोग बोलते हैं प्रोप्लास्टिड. ये एक स्टेम सेल की तरह है जिससे कि बाकी सारे के सारे प्लास्टिड्स का फॉर्मेशन पॉसिबल है. तो प्रोप्लास्टिड नाम के प्लास्टिड से ही बनते हैं. ठीक है. और प्रोप्लास्टिड से और एटियोप्लास्ट नाम के दो प्रिकर्सर से प्लास्टिड्स बनते हैं. हमें इनसे कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये हमारे 9th क्लास के लेवल पे कोई भी इंपॉर्टेंस होल्ड नहीं करते हैं. हमें सिर्फ जानना है कि प्लास्टिड्स के कितने टाइप्स हो सकते हैं. तो 3 टाइप होते हैं, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट. क्रोमोप्लास्ट ये एक ऐसा प्लास्टिड है जिसके अंदर कलर्ड पिगमेंट्स की प्रेजेंस होती है जो कि हो सकते हैं ऑरेंज, पर्पल, रेड, ब्लू, येलो और एट्सेट्रा, बट नॉट ग्रीन. सिर्फ ग्रीन के अलावा बाकी सारे कलर अगर प्रेजेंट होंगे तो हम बोल देते हैं क्रोमोप्लास्ट है. क्लोरोप्लास्ट के पास अभी कलर्ड पिगमेंट प्रेजेंट है लेकिन सिर्फ ग्रीन कलर्ड पिगमेंट प्रेजेंट है. ठीक है. तो ग्रीन पिगमेंट होगा अगर तो हम बोलते हैं ये है हमारा क्लोरोप्लास्ट. ग्रीन पिगमेंट है तो क्लोरोप्लास्ट. और अगर कोई भी पिगमेंट नहीं है तो हम बोल देते हैं ल्यूकोप्लास्ट. ठीक है. ल्यूको वर्ड का मतलब होता है वाइट. आपके पास में ल्यूकोसाइट होते हैं बॉडी में, ब्लड में, इसको अपन बोलते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स. वैसे ल्यूको शब्द का मतलब ही होता है व्हाइट. ठीक है. ल्यूकोप्लास्ट में व्हाइट कलर का प्लास्टिड है, इसमें कलर नहीं है. क्लोरो वर्ड का मतलब ही ग्रीन होता है, हरा भरा. क्रोमो वर्ड का मतलब ही कलरफुल होता है. ठीक है. तो इसलिए अपन तीनों के वर्ड मीनिंग भी समझ लिए, वर्ड रूट समझ लिए. अब ल्यूकोप्लास्ट व्हाइट वाला जो है इसका काम डेफिनेटली पिगमेंटेशन में तो कोई हेल्प नहीं कर रहा है. देयर मस्ट बी सम अदर फंक्शन. बेसिकली ये स्टोरेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. स्टोरेज ऑफ फूड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है प्लांट सेल्स में. स्टोरेज ऑफ फूड में भी 3 डिफरेंट टाइप्स के फूड स्टोर कर सकता है, इसलिए 3 डिफरेंट नाम इसके होते हैं. पहला होता है अमाइलोप्लास्ट. जब ये स्टार्च को स्टोर करता है तो हम बोलते हैं अमाइलोप्लास्ट, क्योंकि अमाइलो वर्ड का मतलब ही होता है स्टार्च. ठीक है. जब ये ऑयल को स्टोर करता है तो हम बोलते हैं इलायोप्लास्ट, क्योंकि इलायो वर्ड का मतलब ही होता है ऑयल लैटिन टर्मिनोलॉजी में. और प्रोटीनोप्लास्ट या हम इसे ज्यादा बेहतर नाम से जानते हैं तो हम बोलते हैं एल्यूरोप्लास्ट. एल्यूरॉन वर्ड मतलब होता है एक टाइप का प्रोटीन. एल्यूरॉन एक टाइप का प्रोटीन होता है. तो यहाँ पे जब प्रोटीन को स्टोर करेगा तो एल्यूरोप्लास्ट. तो इस तरीके से प्लास्टिड्स भी 3 टाइप के हो सकते हैं. क्या क्या?
तो हम बोलेंगे क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट. ल्यूकोप्लास्ट आर फर्दर मॉडिफाइड एज amyloplast, elioplast and alluroplast when they store starch, oil or protein in them respectively. ठीक है. So this is all about the plastids. Plastids, they are kitchen of the cell. They are found only in plant cells. ठीक है. They can be of three types: chromoplast, when plastids stores colored pigments ठीक है. एग्जाम्पल रेड, ब्लू, पर्पल, येलो, ऑरेंज. ठीक है. एक्सेप्ट ग्रीन. ठीक है. एक्सेप्ट ग्रीन. ओके. देन नेक्स्ट आते हैं हमारे पास में क्लोरोप्लास्ट. When plastids stores green colored pigments, that is chlorophyll. ठीक है. तब ये क्लोरोप्लास्ट होते हैं. They are mainly responsible for, we can say, food synthesis. Mainly responsible for photosynthesis, food synthesis. ठीक है बच्चों. ऐसा नहीं है कि क्लोरोप्लास्ट में सिर्फ और सिर्फ क्लोरोफिल ही होता है, ऐसा है नहीं. क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल के अलावा भी कुछ और पिगमेंट्स हो सकते हैं, जैसे कि ज़ैंथोफिल्स, कैरोटिनॉइड्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा. पर फिर भी हम जनरली क्लोरोफिल के कारण ही इसको ग्रीन मानते हैं. ठीक है. और थर्ड हमारे पास में आता है दैट विल बी योर alluroplast. तो इसमें लिखेंगे when plastids stores food products. ठीक है. इसके 3 सब टाइप्स के नाम लिखते हैं अपन. amyloplast stores starch, amylo starch. Elioplast stores oils. Alluroplast, alluron stores proteins. ठीक है. इतना सबको समझ में आया है अच्छे से. चलिए तो ये हमारा कवर अप हुआ. देखो अभी तुमको एक क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम दिखा देती हूँ मैं. ये इस डायग्राम को बड़े ध्यान से देखो. यहाँ पर आपको क्लोरोप्लास्ट के डायग्राम में क्या क्या नजर आ रहा है. प्लास्टिड है, क्लोरोप्लास्ट. डायग्राम देखते हैं. एक तो हमें दिख रहा है आउटर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया की तरह, एक हमें दिख रहा है इनर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया की तरह. तो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन बिल्कुल माइटोकॉन्ड्रिया की तरह इसके पास में भी प्रेजेंट है. मतलब ये भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल हुआ. आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन के बीच में इसके पास में भी आउटर कंपार्टमेंटल स्पेस है. इनर मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ इसके पास में भी इनर कंपार्टमेंटल स्पेस है. लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के इनर कंपार्टमेंटल स्पेस को हम लोग मैट्रिक्स बोल रहे थे. क्लोरोप्लास्ट के इनर कंपार्टमेंटल स्पेस को हम लोग स्ट्रोमा बोलते हैं. ठीक है. स्ट्रोमा में प्रेजेंट क्या है? स्ट्रोमा में प्रेजेंट है बहुत सारे ये
ऐसे स्टैक लाइक राउंड स्ट्रक्चर्स विच आर हैविंग ल्यूमन इनसाइड देम, स्पेस है इसमें और उस स्पेस में क्लोरोफिल प्रेजेंट है बहुत सारा, इसके कारण से ये हरे हरे अपीयर करते हैं, ग्रीन ग्रीन अपीयर करते हैं, ठीक है। तो ये जब एक की बात कर रही हूं मैं, एक सिंगल, तो मैं बोलूंगी थाइलेकॉइड, देखो ये एक थाइलेकॉइड है, थाइलेकॉइड 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 थाइलेकॉइड, ठीक है। लेकिन अगर ये सारे के सारे थाइलेकॉइड्स को मैं इकट्ठा मिला के बोलना चाहूं तो मैं बोलूंगी ग्रैनम, ठीक है। सब के सब थाइलेकॉइड्स इकट्ठे मिलके अगर हम कुछ बोलना चाहें तो हम बोल देंगे ग्रैनम। इसके साथ साथ में बच्चों, इसके पास में भी, क्लोरोप्लास्ट के पास में भी अपना खुद का डीएनए होता है, ठीक है, ओन डीएनए, वी कैन से इट ऑल्सो possesses इट्स ओन डीएनए। अलॉन्ग विद दैट इसके पास में भी अपने खुद के 70S टाइप के राइबोसोम्स होते हैं, मतलब ये भी ऐसा माना जा सकता है कि प्रोकैरियोट्स से डिराइव किया हुआ है, माइटोकॉन्ड्रिया की तरह है काफी हद तक, एंड माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही ये भी एक सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल है, बिकॉज इसके पास में भी एबिलिटी है रेप्लिकेट करने की, सेल्फ रेप्लिकेशन ये भी परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो हम डिटेल में किसके बारे में लिख रहे हैं, क्लोरोप्लास्ट के बारे में। सो आई एम राइटिंग हियर क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है, देन इनर मेम्ब्रेन, आउटर कंपार्टमेंटल स्पेस, इनर मेम्ब्रेन के अंदर इनर कंपार्टमेंटल स्पेस, इनर कंपार्टमेंटल स्पेस को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा बोलते हैं यहाँ पर, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में इसको अपन क्या बोल रहे थे, मैट्रिक्स बोल रहे थे, यहाँ स्ट्रोमा हो गया ये। इसके अंदर और क्या है, तो हम बोलेंगे नाउ इट विल बी हैविंग थाइलेकॉइड्स फिल्ड विथ chlorophyll pigments, ठीक है। यही थाइलेकॉइड्स क्या कर रहे हैं आपस में, दे स्टैक टुगेदर, मतलब एक के ऊपर एक के ऊपर एक जमे हुए हैं, टू फॉर्म, क्या बनाते हैं ऐसे, ये ग्रैनम, ठीक है। ऐसा कितने ग्रैनम प्रेजेंट है क्लोरोप्लास्ट में, बहुत सारे ग्रैनम प्रेजेंट है, एक नहीं है, हाँ बहुत सारे ग्रैनम्स हो सकते हैं। सो ग्रैनम इसलिए सिंगुलर टर्म है, सिंगुलर टर्म है, ठीक है। फिर हम लिखते हैं मेनी ग्रैनम are found in stroma which together is known as grana। ऐसे एक ग्रैनम था, ऐसे एक ग्रैनम और था, ठीक है। तो ये ग्रैनम ग्रैनम आपस में मिलकर क्या कहलाते हैं, इंडिविजुअली तो ग्रैनम बोलेंगे, मिलकर ग्रैना कहलाते हैं, ठीक है, इकट्ठे मिलाकर ग्रैना कहलाते हैं, ओके। अच्छा, अभी हमने एक चीज देखी कि ग्रैनम जो है ये आपस में कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ वन मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन दिख रही है इनके बीचों बीच में, इस मेम्ब्रेन को हम लोग बोलते हैं स्ट्रोमल लैमेले। ये स्ट्रोमल लैमेले जो है क्या करती है, इट कनेक्ट्स वन ग्रैनम टू अदर, ठीक है, एक ग्रैनम को दूसरे ग्रैनम से कनेक्ट करने में हेल्प करती है, ओके, ठीक है। चलो, तो ये क्लोरोप्लास्ट के डायग्राम के बारे में अपन ने समझ लिया अच्छे से, क्लोरोप्लास्ट क्या होता है समझ में आ गया।
अब आता है हमारे पास में लास्ट सेल ऑर्गेनल रिमेनिंग इन द क्लास 9 टेक्स्ट बुक विच इज कॉल्ड एज वैक्यूल. सो वैक्यूल बेसिकली अपन डायग्रामेटिकली देखेंगे. देखो तो यहाँ पर हमें एक प्लांट सेल दिख रहा है और एक एनिमल सेल दिख रहा है. दोनों सेल्स दिख रहे हैं. ये प्लांट सेल है और ये एनिमल सेल है. ये हो गया एक प्लांट सेल और ये एक दिख रहा है हमें एनिमल सेल. ठीक है. एनिमल सेल में आप लोगों को डायग्राम में क्या दिख रहा है कि बहुत छोटा सा एक वैक्यूल प्रेजेंट है और एक नहीं बल्कि हो सकता है मल्टीपल हो, लेकिन छोटे छोटे से साइज के. जब मैं एनिमल सेल के अलावा प्लांट सेल के बारे में बात करूं तो यहां पर एक ही वैक्यूल है और वो कुछ ज्यादा ही बड़ा है. मतलब सेल में न्यूक्लियस से भी बड़ा दिख रहा है. ये 70 से 90% के आसपास में ऑक्यूपेंसी रख सकता है. एक सेल का 70 से 90%, एक प्लांट सेल के अंदर 70 से 90% कवरेज अकेला वैक्यूल भी रखता है कई बार. मतलब कि प्लांट सेल्स के लिए वैक्यूल की इंपॉर्टेंस कंपैरेटिवली ज्यादा है. एनिमल सेल्स में वैक्यूल की इंपॉर्टेंस इतनी नहीं है, इसलिए वो बहुत छोटे साइज के हैं और मल्टीपल नंबर के हो सकते हैं पर बहुत छोटे साइज के हैं. कभी कभी तो नहीं भी होते, एब्सेंट भी हो सकते हैं, नेग्लिजिबल भी हो सकते हैं. ठीक है. सो व्हेन वी कम फॉर द डिफरेंस बिटवीन द प्लांट सेल्स एंड द एनिमल सेल्स with respect to vacuole, we will be saying vacuole is a single membrane bound cell organelle. ठीक है. In plant cells vacuole is very large and occupies 70 to 90% of total space of a plant cell. ठीक है. अच्छा, इसके बाद में आते हैं अपन प्लांट सेल्स के बारे में देखते हैं. In plant cells, the membrane of vacuole is called as टोनोप्लास्ट. जो वैक्यूल के आसपास में मेम्ब्रेन होती है बच्चों, इस मेम्ब्रेन को हम लोग बोलते हैं टोनोप्लास्ट. ये मेम्ब्रेन जो मैंने बनाई है ब्लैक ब्लैक में, ये वैक्यूल की मेम्ब्रेन है, इसे बोलते हैं टोनोप्लास्ट. ठीक है. तो ये तो बात हुई प्लांट सेल्स के बारे में. जब हम एनिमल सेल्स के बारे में बोलते हैं तो हम क्या बोलेंगे? इन द केस ऑफ एनिमल सेल्स ठीक है, वैक्यूल्स मे और मे नॉट बी प्रेजेंट, मतलब हो भी सकते हैं और नहीं भी हो तो भी चलेगा. मे और मे नॉट बी प्रेजेंट इफ फाउंड. अगर मान लो है, दे आर स्मॉल एंड मल्टीपल, नंबर में ज्यादा होता है, फंक्शन इनका कोई खास नहीं होता. ठीक है, एनिमल सेल्स में इतनी सी बात है. अब आगे बढ़ते हैं. अब देखो प्लांट सेल के वैक्यूल के बारे में, इसका फंक्शन देखते हैं. तो प्लांट सेल्स जो होते हैं इनके अंदर वैक्यूल का मेजर रोल होता है, क्योंकि ये 70 से 90% ऑक्यूपेंसी रख रहा है एक सेल के अंदर. ये बेसिकली प्लांट के सेल के अंदर ऑस्मोलैरिटी, आयंस का बैलेंस, वाटर का बैलेंस मेंटेन करने में हेल्प करते हैं. ठीक है, क्योंकि प्लांट सेल्स में पानी की जरूरत ज्यादा है, सिंस दे आर going to perform photosynthesis. Not all the plant cells, but especially those which are found in the leaves and green part of the plant will be able to photosynthesize. For that reason, they will be needing water stored inside the plant cells. Plant cells को हमेशा पानी ज़्यादा स्टोर करके रखना पड़ता है. Turgid मतलब swollen रहना पड़ता है, पानी बहुत सारा भरा हुआ है, रूट से खींच के ले रहे हैं कंटिन्यूसली, तो जमा भी करके रखेंगे ना. तो जमा कहाँ करेंगे? तो प्लांट सेल्स उस पानी को वैक्यूल्स के अंदर भी जमा करके रख सकते हैं.
ठीक है। और वैक्यूल्स में पानी जमा कैसे रह सकता है? वैक्यूल्स में वो ढेर सारे आयन्स रखते हैं, और जहां पर ज्यादा आयन्स प्रेजेंट होंगे, जहां पर ज्यादा हम लोग बोलेंगे हाइपरटोनिक नेचर होगा, वहां पे पानी अपने आप आएगा। तो इसी कारण से वैक्यूल्स में ढेर सारे आयन्स रखे जाते हैं ताकि ढेर सारा पानी उसके पास आ सके, और इसलिए प्लांट सेल टर्जिड मतलब स्वॉलन रहे, हमेशा पानी उसके पास पर्याप्त मात्रा में रहे। सो वैक्यूल्स आर फुल ऑफ सेल सैप, मतलब कि वी कैन से प्लाज्मा, ठीक है, और साइटोप्लाज्म मेजरली रिच इन वाटर प्रोवाइडिंग टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू सेल। मतलब प्लांट का सेल जो है उसमें अगर क्योंकि बहुत सारा पानी भरा हुआ है तभी वो टर्जिड है और तभी वो प्रॉपर शेप में है, तो रिजिड भी है। रिजिड का मतलब हार्डनेस से नहीं है, रिजिड मतलब यहाँ पर है कि स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रेंथ कैरी कर रहा है, अंदर से वाटर प्रेजेंट है, स्ट्रेंथ कैरी कर रहे हैं, ठीक है। मेनी सब्सटेंसेस ऑफ इंपॉर्टेंस इन द लाइफ, कई सारी चीजें और भी वो स्टोर करके रखते हैं, उसमें से न्यूट्रिएंट्स हो गए, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, आयंस, प्रोटीन्स, ये सब भी वो उसके अंदर स्टोर करके रख सकते हैं वैक्यूल में। सो दे कैन बी स्टोर्ड इनसाइड द वैक्यूल, लाइक अमीनो एसिड्स हो गया, शुगर्स हो गया, वेरियस ऑर्गेनिक एसिड्स हो गया, कुछ प्रोटीन्स हो गया, एंड आयंस नहीं लिखा इन्होंने, आयंस भी होना चाहिए, एंड आयंस, ठीक है। सो ऑल दीज थिंग्स आर स्टोर्ड इनसाइड द प्लांट सेल वैक्यूल्स. Plant cell vacuoles are hence of more importance when compared to the animal cell vacuoles. Now coming out to the animal cell vacuoles, अगर हम animal cell के बारे में पढ़ते हैं, animal cell के vacuoles के बारे में पढ़ते हैं, तो हम ये डायग्राम ध्यान से देखते हैं. In animal cells specially, vacuoles will not be present majorly, ठीक है, बड़े बड़े नहीं होंगे, they will be present, we can say very smaller size, sometimes present, sometimes absent, but in the primitive kind of protista, प्रोटिस्टा मतलब कि जिसमें अमीबा आता है, पैरामीशियम आता है, ये सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं सिंगल सेल वाले, इनमें वैक्यूल्स प्रेजेंट हो सकते थे. तो अमीबा में वैक्यूल का बहुत मेजर रोल होता है. अमीबा जो है उसके अंदर वैक्यूल खाना डाइजेस्ट करने में भी हेल्प करता है. जैसे यहाँ पर डायग्राम दिख रहा है अपने को अमीबा का, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि फूड वैक्यूल्स बने हुए हैं. तो फूड वैक्यूल्स में जो भी फूड उन्होंने खाया है उसको डाइजेस्ट करेंगे ये एंजाइम्स की मदद से. तो फूड वैक्यूल्स प्रेजेंट है. और कई सारा वाटर एक्स्ट्रा हो गया. अमीबा पानी में रहते हैं बच्चों, ऐसे 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 घूम रहा होता है पानी में. कई बार पानी बहुत सारा इसके अंदर एंटर हो जाता है, बहुत ज्यादा, इतना पानी नहीं चाहिए इसको, तो ये बाहर फेंकना चाहते हैं. एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर को बाहर फेंकना है. जब बाहर फेंकना है पानी को, तो ये क्या करते हैं, अपने एक्सक्रीटरी वेस्ट को भी साथ में बाहर फेंक देते हैं, ठीक है. तो इस कारण से हम बोलेंगे कि इनके पास में कुछ कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स भी होते हैं जो कि एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर को बाहर की तरफ फेंक देते हैं. सो देयर we can say dual role we are able to see here in the case of amoeba. Food vacuole होता है. Food vacuole contains the food items that amoeba has consumed, which are about to get digested now. And in some of the unicellular organisms like amoeba itself, vacuoles also play important role in expelling out the excess water and some of the waste from the cell. ठीक है, तो पानी में डिजोल्व कर लेते हैं ये वेस्ट को. ऐसे ही हम भी करते हैं एक्चुअली देखा जाए तो. एडवांस जितने भी हम हो गए हैं, लेकिन हमारा भी नाइट्रोजनस वेस्ट जो है यूरिया, उसको हम लोगों ने पानी में डिजोल्व कर रखा है और हम उसको यूरिन के फॉर्म में बाहर भेज देते हैं. इजंट इट? वैसे ही ये भी एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर के अंदर ही अपना एक्सक्रीटरी वेस्ट डिजोल्व करके उसे बाहर एक्सपेल आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स. ठीक है, तो ये स्पेशलाइज्ड वैक्यूल्स कुछ और नहीं है बल्कि कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स के बारे में ही बात हो रही है. वैक्यूल्स. ओके, नाउ हमने क्योंकि पूरा का पूरा सेल ऑर्गेनल्स पढ़ लिया है, हमने सेल के बारे में जितनी भी डिटेलिंग पॉसिबल थी पढ़ ली है. सो लेट्स नाउ डिस्कस डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल्स एंड द एनिमल सेल्स. प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स के डिफरेंसेस हम एक बार क्विकली देख लेते हैं. ठीक है, इज दिस क्लियरली विजिबल? ओके, मैं देख रही हूँ उसको कि विजिबल है या नहीं. ये विजिबल है. ठीक है, इसको और अपन एलाबोरेट कर लेंगे, थोड़ा जूम करके देख लेंगे. देखो, फर्स्ट पॉइंट, प्लांट सेल्स में सेल के शेप के बारे में बात करते हैं. तो अभी हमने जब प्लांट सेल का शेप देखा तब मुझे क्या मालूम पड़ता है कि प्लांट सेल्स रेक्टेंगुलर टाइप के हैं और हमारे जो एनिमल सेल्स हैं कंपैरेटिवली राउंडेड टाइप के होते हैं. ठीक है, तो प्लांट सेल्स रेक्टेंगुलर या हेक्सागोनल टाइप के होते हैं और एनिमल सेल्स राउंडेड या सर्कुलर होते हैं. तो फर्स्ट डिफरेंस तो ये हो गया. सेकेंड बात आती है वैक्यूल की. अभी अभी हमने देखा है तो हमें डिफिकल्टी नहीं आनी चाहिए. वैक्यूल्स प्लांट सेल्स में सेंट्रली लोकेटेड सिंगल लार्ज वैक्यूल होता है जो कि 90% कवर कर लेता है सेल की वॉल्यूम का. ये वाटर और आयंस और न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करके सेल की टर्जिडिटी को मेंटेन करके रखता है.
एनिमल सेल में वैक्यूल्स इफ एनी, मतलब कि हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, इफ एनी देयर आर number of small vacuoles spread throughout the cytoplasm that store water, ions and waste materials, not nutritive बल्कि waste materials. Third, cell wall. Plant cells में cell wall is present which is made up of cellulose, ठीक है, which helps the plant cells in maintaining their shapes. पर animal cell में cell wall is absent, ठीक है, therefore we can say animal cells do not have that much protection. Plant cells, bacteria and fungi have more protection since they have a cell wall surrounding themselves. Fourth is chloroplast. Chloroplast is present definitely in the plant cells which will be helping them in photosynthesizing. It will not be present in the animal cells since they are not able to synthesize their own food. Fifth is cell division. अब बात आती है cell division के respect में. तो यहाँ पर एक बात समझते हैं, plant cells जो हैं इनके पास में एक cell organelle जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रोजोम, जिसमें कि 2 सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ये 11th के लेवल पे भी पढ़ते हैं और माइटोसिस में भी समझाऊंगी मैं. तो सेंट्रियोल्स जो होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं एनिमल सेल्स में, और सेल डिवीजन जब करता है ना तब उसमें स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं ताकि हमारा सेल 1 से 2 बन सके, क्रोमोसोम्स सेपरेट हो सके, ठीक है. लेकिन प्लांट सेल्स के पास में सेंट्रोजोम्स और सेंट्रियोल्स एब्सेंट होते हैं और अधिकतर प्लांट सेल्स इसी कारण से डिवीजन की एबिलिटी को लूज कर चुके होते हैं और परमानेंटली वैसे ही बन जाते हैं जैसे वो हैं, ठीक है. तो सारे के सारे प्लांट सेल्स डिवाइड नहीं करते हैं बच्चों. जो प्लांट सेल्स डिवाइड करते हैं उनको हम बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक प्लांट टिश्यूज, ठीक है. और अधिकतर प्लांट टिश्यूज डिवाइड नहीं करते हैं जिन्हें हम बोलते हैं परमानेंट प्लांट टिश्यूज. मेरिस्टेमेटिक स्टेज में जब ये रहते हैं प्लांट के टिश्यूज, उनके सेल्स डिवाइड कर पा रहे होते हैं, उनके पास में सेंट्रोजोम या सेंट्रियोल तो नहीं होता बल्कि उनके पास में कुछ और चीजें प्रेजेंट होती हैं जो कि उनको डिवीजन में हेल्प करती हैं, जैसे कि MTOC, माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर्स, इनके पास में होता है कुछ डिवीजन के लिए, पर सेंट्रोजोम सेंट्रियोल नहीं होता प्लांट सेल्स में. लेकिन एनिमल सेल्स में सेंट्रोजोम और सेंट्रियोल होता है जो कि उनको फास्ट डिवीजन में हेल्प करता है. डिवाइड करते ही रहते हैं एनिमल सेल्स मोस्टली, सारे नहीं, मेजॉरिटी, पर प्लांट सेल्स मेजॉरिटी डिवाइड नहीं करते, ठीक है. So cell division takes place by the formation of cell plate in center and dividing cell. This becomes the cell wall between the 2 daughter cells. Animal cells में एक क्लीवेज फरो बनता है, ठीक है, ये तुमको करने की कोई जरूरत नहीं है अभी, ये अपन सेल डिवीजन में पढ़ेंगे तब समझ में आएगा, ठीक है. ये वाला पॉइंट हटा दो, सिर्फ आप 5th पॉइंट सेंट्रियोल ले. सेंट्रियोल इज प्रेजेंट ओनली इन द लोअर फॉर्म्स. लोअर फॉर्म्स मतलब बहुत प्रिमिटिव अलगे वलगे होगी तो उसमें हो सकता है, लेकिन एडवांस प्लांट सेल्स में नहीं होता. प्लांट सेल्स के पास में MTOC होता है जो कि माइक्रोट्यूब्यूल बना सकता है, लेकिन सिर्फ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में होता है ये भी, जो कि डिवाइड करने की एबिलिटी रखते हैं, मेरिस्टेमेटिक. नेक्स्ट चैप्टर टिश्यूज ही पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगा. फिर आता है प्रेजेंट है यहाँ पर सेंट्रियोल्स और डिवीजन में हेल्प करते हैं ये, ठीक है. तो प्लांट सेल एनिमल सेल के अंदर बेसिक डिफरेंसेस क्या है? प्लांट सेल के पास सेल वॉल है, एनिमल सेल के पास नहीं है. प्लांट सेल जो है वो रेक्टेंगुलर या हेक्सागोनल होता है, एनिमल सेल सर्कुलर राउंडेड ओवल हो सकता है. प्लांट सेल्स के पास में क्लोरोप्लास्ट होता है, एनिमल सेल्स के पास नहीं होता. प्लांट सेल्स के पास में सेंट्रोजोम सेंट्रियोल नहीं होता, एनिमल सेल के पास में होता है, ठीक है. ये सारे बेसिक डिफरेंसेस हैं जनरली, बाकी तो और बड़े बड़े डिफरेंसेस कुछ है नहीं, कोई खास, इतना ही है बस. So this is how we are done with all the cell organelles now. Now in the next class we will be completing the cell chapter completely. इसको पूरा खत्म कर देंगे अपन अच्छे से, और इसके बाद में हम कोशिश करेंगे कि हमारे NCERT में दिए हुए क्वेश्चंस के आंसर्स भी हम लोग साथ साथ में कवर अप कर लें एक क्लास लेके, ठीक है. So please do share this video with as many as possible your friends so that we can also grow faster along with you. I have started this Biology One Shot channel as a site where you can get all the possible biology content starting from the class 9th up to your class 12th. Even if you are a NEET student, you can study with me so that you will be getting the best possible biology lectures. Thank you so much for watching the lecture.